अलील को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिफेक्टिव अलील को जब हम रिप्लेस करते हैं एक सही अलील से थ्रू वेक्टर्स, और वेक्टर कौन सा था, बैक्टीरिया या वायरस? वायरस। जी फातिमा और ईशा जवाब चाहिए बेटा, वेक्टर कौन सा था? वायरस। वायरस। क्यों बैक्टीरिया क्यों नहीं इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर? क्योंकि बैक्टीरिया आर इजीली डिटेक्टेबल बाय द इम्यून सिस्टम, और बैक्टीरिया अपना डीएनए होस्ट के डीएनए में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो वायरसेस आर आइडियल वेक्टर टू बी यूज्ड फॉर जीन थेरेपी। 3 ग्रुप्स की बात की थी। रेट्रोवायरस बहुत रैंडम है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इनका अगर काम गड़बड़ हो जाए तो यानी कैंसर पैदा हो जाए तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेंटी को कर सकते हैं। और एडिनो जो वायरस है ये नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन इसमें मसला क्या था कि ये अपना डीएनए होस्ट के डीएनए में इंसर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हम इसे लॉन्ग लिविंग सेल्स में तो डाल सकते हैं, वरना नहीं डाल सकते। अच्छा, बाकी डिजीजेस की अगर बात करें तो डिजीज में सिकल सेल एनीमिया नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था। सिकल सेल एनीमिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना पिछले चैप्टर में, म्यूटेशन से रिलेटेड पढ़ा था ना सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर इस टॉपिक में 2 डिजीज हैं, SCID और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो पहले हेडिंग आपके मोहब्बत में आपके सामने डाल रहे हैं, SCID stands for severe combined, नीचे गिरा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है भाई? सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, नाम सुना है कभी? इस डिजीज के ऊपर एक बड़ी फेमस इंग्लिश मूवी भी बनी थी, जहन में मेरे नाम तो नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन काफी फेमस मूवी रही थी। और ऐसा माना जाता है कि माइकल जैक्सन को भी ये डिजीज थी, लेकिन इस डिजीज का एक्सपोजर उसकी बॉडी में बहुत लेट हुआ, जो कि लेस लाइकली, मैं मेडिकली इसको सही नहीं मानता। खैर, क्या होता है इसमें जरा समझिएगा, पहले पैथोलॉजी समझते हैं इस डिजीज की, तो बात समझ में आ जाएगी। क्या होता है भाई इस डिजीज में, जरा समझिएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, कोशिश करके आज चैप्टर को खत्म करूंगा बेटा। इम्यून सिस्टम की जो डेवलपमेंट है उसमें टी सेल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस और नो? यस सर। क्योंकि हमें मालूम है कि टी सेल जो है, अगर एएस की इम्यूनिटी आपको याद है, तो टी सेल जो है वो बी सेल की इम्यूनिटी में भी रोल प्ले कर रहा होता है। टी सेल से जो साइटोकाइंस बनते हैं वो बी सेल को भी ट्रिगर करते हैं। तो अब टी सेल प्ले अ की रोल। अच्छा, अब टी सेल मैच्योर होते हैं थाइमस में, यस और नो? टी सेल मैच्योर्स in thymus gland where an enzyme adenosine deaminase ADA, adenosine deaminase is required for maturation, is required for maturation. अब क्या होता है इन SCID, ड्यू टू डिलीशन, आप म्यूटेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ चुके हैं, म्यूटेशन की वैरायटी पढ़ चुके हैं, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, नॉनसेंस, मिससेंस। जी फातिमा, मिससेंस, नॉनसेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट। तो डिलीशन म्यूटेशन हो जाती है किसकी? ड्यू टू डिलीशन म्यूटेशन ऑफ अ जीन प्रोड्यूसिंग ADA in SCID due to deletion mutation of a gene producing ADA। क्या होगा कॉन्सिक्वेंस, समझ पाए हो? कि अगर मैं वो जीन ही डिलीट कर दूं जो ADA बनाती है, तो ADA नहीं होगा। जरा बताओ क्या होगा ADA ना होने से? टी सेल मैच्योर नहीं हो पाएंगे। जब टी सेल मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो इस एबनॉर्मल या इमैच्योर टी सेल्स का कोई फायदा नहीं है। तो क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है इस डिजीज के साथ, तो उसका इम्यून सिस्टम डेवलप कर ही नहीं पाता, इम्यून सिस्टम डेवलप, और बचपन में ही उसकी बॉडी, बचपन में तो बच्चे की इम्यूनिटी वैसी कमजोर होती है, और इसकी जो होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, पूरी बॉडी इफेक्ट होगी बुरी तरह से, सिवियर तौर पर उसका इम्यून सिस्टम क्या होगा,
कॉम्प्रोमाइज, उसे मट्टी से भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसे जनाबे अली हवा से भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसे कुछ खा लेगा तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा, जरा सा कुछ मसला होगा क्योंकि इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं कर पा रहा। समझ में आ रही है बात? तो क्या होता है, लीडिंग टू कोलैप्स ऑफ इम्यून डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो इसीलिए जो पेशेंट होता है वो पेशेंट हम कैसे रखते हैं, अगर आप कभी कोई वो शायद डॉक्यूमेंट्री देखी हो आपने, ऐसे पेशेंट्स को एक पर्टिकुलर प्लास्टिक यानी वो अगर कमरे में भी है ना तो उनके बेड पर पूरा प्लास्टिक से कवर्ड है वो बेड, कि हवा भी उनकी बॉडी में यानी जो उनको है, चूंकि इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही क्रिपल्ड है उनका, बिल्कुल ही गया गुजरा इम्यून सिस्टम है, तो उनको ऐसे नॉर्मल एयर में नहीं छोड़ते, बल्कि उनको पर्टिकुलरली एक प्लास्टिक टाइप का जो है ना वो कंटेनर बना लेते हैं, या कंटेनर तो नहीं कहना चाहिए, जहां पर भी वो बेड है उनका जो भी है जो कमरा है उसकी एयर को क्लीन रखते हैं और उसको इनक्लोज करते हैं हर तरह से, ताकि उसमें फ्रेश एयर दाखिल हो, क्लीन एयर दाखिल हो, और क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना क्रिपल्ड है कि वो कभी भी बीमार पड़ सकते हैं और कोई भी बीमारी उनको डेथ तक ले जा सकती है। यूजुअली अगर इस डिजीज का पता ना चले तो इन्फेंसी में ही डेथ हो जाती है। बच्चे इम्यून सिस्टम, क्योंकि बच्चों में तो बड़े मसले मसाइल होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है ना, आप बच्चे को वैक्सीन लगा रहे हैं तब भी वो बी सेल टी सेल है ही नहीं पीछे, तो वैक्सीनेशन का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो बच्चा पोलियो से मर सकता है, बच्चा मीजल से मर सकता है, बच्चा किसी भी बीमारी से मर सकता है, तो यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसमें डेथ हो जाती है। ठीक है जी। तो अब जीन थेरेपी में क्या है कि हम ऐसे बच्चे को, जब हमें पता चला कि इसको सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, तो हम क्या करते हैं, इसके टी सेल की रिप्लेसमेंट करते हैं, टी सेल को निकालते हैं, यानी रेगुलर बेसिस पर हर महीने 1.5 महीने पर हम टी सेल को निकालते हैं जैसे डायलिसिस होता है, और साथ साथ उसको जीन थेरेपी का सेशन देते हैं। क्या मतलब, वायरस के जरिए जो एडिनोसिन डीअमाइनेज बनाने वाली जीन है जो हमने हासिल कर ली है, वायरस के जरिए हम इस जीन को भेजते हैं बच्चे की बॉडी में, और वो जीन जाकर अपना काम दिखाती है, एडिनोसिन डीअमाइनेज की सिंथेसिस होती है जिससे टी सेल की मैच्योरेशन होती है, तो टी सेल मैच्योर हो जाते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन टी सेल की लाइफ, क्योंकि लाइफ के बाद वो खत्म हो जाएंगे, जब टी सेल खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से आपको जीन थेरेपी करनी पड़ेगी। बच्चा है, इसके अंदर हम रेट्रोवायरस का ग्रुप या लेंटीवायरस का ग्रुप इस्तेमाल नहीं करते, इसके अंदर एडिनो वायरस का ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जीन थेरेपी इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि बार बार करनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? यस जी सर। तो हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन क्या है, जीन थेरेपी is done after regular removal of T cells. It is not permanent cure. Am I clear? ये डिजीज खत्म हो गई, इतनी सी बात करनी थी। अगली डिजीज है बेटा, मार्केट में बड़ी कमाल की डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नाम सुना है? यस तुमने तो ईशा पढ़ा हुआ भी है, सब कुछ तो माशाल्लाह तुम्हें आता ही है, ठीक है, तो तवज्जो रखिएगा, नाम सुनना, नाम तो सुना है क्या बेटा, बड़ी खतरनाक कंडीशन है, और मैं इसको थोड़ा सा इसकी, चूंकि ये डिस्क्रिप्टिव में भी आती है, इस चैप्टर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो मैंने इंसुलिन सिंथेसिस का पूरा बकवास की थी उस दिन, वो आ जाता है डिस्क्रिप्टिव में, और चूंकि मैंने जिस तरह बताया था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा हमने पढ़ा था ना क्या क्या करते हैं, कैसे जीन निकालते हैं, कैसे टारगेट करते हैं, और दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस ये डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है, तो इनफ मटेरियल आपके पास इसमें होना चाहिए। भाई क्या होती है, अब जरा इसके लिए नॉर्मल मैकेनिज्म पहले समझना जरूरी है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। वैसे तो ईशा को सब आता ही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत सिखा सकें। मान लें कि आपके गॉबलेट सेल्स हैं या म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, क्या है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, इन म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स के ऊपर एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है
जो कि कहलाता है CFTR प्रोटीन। इसका नाम CFTR बाद में पड़ा सिस्टिक फाइब्रोसिस डायग्नोज होने के बाद, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, लंबा चौड़ा नाम है, CFTR याद रखें काफी होगा। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जब म्यूकस रिलीज होता है, जब म्यूकस रिलीज हुआ, मान लें यहां म्यूकस आ रहा है, सरफेस पे रिलीज हुआ गॉबलेट सेल से म्यूकस, तो ये प्रोटीन क्या करता है, सेल के अंदर मौजूद क्लोराइड आइंस, सेल के अंदर मौजूद क्लोराइड आइन को, समझना बेटा, ये बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है? बाहर। जब क्लोराइड आइन बाहर आते हैं तो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा बना देते हैं? हाइपरटोनिक। कैसा एनवायरनमेंट बना देते हैं? और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाने की वजह से अब सराउंडिंग सेल से वाटर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या अट्रैक्ट होता है? जिसकी वजह से जब वाटर अट्रैक्ट होगा, कहां आएगा? सरफेस पर, और म्यूकस में मिक्स हो जाएगा तो म्यूकस थिन हो जाएगा, म्यूकस जैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि आपके हर गॉबलेट सेल पे हर म्यूकस, थोड़ा सा कुर्सी आगे कर ले, मुझे यूं मोड़ने की तो मुश्किल होगी। तो क्या हो रहा है? बस ठीक। तो क्या हो रहा है कि म्यूकस सेल कैसे काम कर रहा है? नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, समझ में आ रही है? नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि भाई म्यूकस जब बाहर रिलीज होता है तो उसको लिक्विफाई करने के लिए, उसकी थिकनेस को कम करने के लिए, कंसिस्टेंसी को कम करने के लिए क्लोराइड ट्रांसपोर्टर जो है वो क्लोराइड आइन को बाहर पंप करता है, उससे हाइपरटोनिसिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग से वाटर अट्रैक्ट होता है, और वाटर जब म्यूकस में ऐड होता है म्यूकस थिन हो जाता है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? अब ये जो CFTR प्रोटीन है, इट इज मेड बाय अ जीन। वालेकुम अस्सलाम जन्नतुल। मैं सोचा था आज नूर भाई आए नहीं, लगता है तो जाहिर है बड़ी शख्सियात हैं, आपके काम ज्यादा होते हैं। अरे नहीं, जिसका नाम ही नूर हो वो कैसे, वो तो लामहदूद हो जाता है। आपकी तो रसाई वहां तक है, मतलब आप तो जहां चले जाएं वहां जहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। आपकी तो शख्सियत को अल्लाह ने इतना ऊपर ऊंचा रखा है। सब खैरियत है? चाय, बस सिर्फ चाय? हजरत कहां से दिया? यार क्या अल्लाह ने तुमने मौन मिस्र को खाया पहले? कमाल होता है यार। मैंने कभी यहाँ वाला नहीं खाया, इसकी जो मौसमियात वाली मस्कन 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 वाली। अच्छा अच्छा, तो फिर चाय तो पी लेते हैं। अच्छा, तो यह समझ में आई बात कि CF लेने जाना होगा क्या? हाँ देखा हुआ मैंने सामने। तो CFTR प्रोटीन, ये पढ़ा दूं ना पूरा, CFTR प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन है ना, उसमें एक डिलीशन म्यूटेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? डिलीशन म्यूटेशन। किस कोड की? AAA। जिसका कोड है वो याद रखना है, AAA कोड डिलीट हो जाता है। अब इस, अच्छा ये एक वेराइटी है CFTR प्रोटीन की, डिलीशन के मल्टीपल वेराइटीज है, जिसका आउटकम ये होता है कि या तो CFTR प्रोटीन डिफेक्टिव होता है, या बिल्कुल ही काम, यानी डिफेक्टिव से मतलब नालायक है, थोड़ा काम करता है, या फिर बिल्कुल ही नाकारा हो जाता है। दोनों ही सूरतों में रिजल्ट क्या होगा जरा आप खुद से इमेजिन कर लो कि अगर CFTR क्लोराइड को पंप नहीं करेगा बाहर, तो जब क्लोराइड पंप नहीं होंगे बाहर, हाइपरटोनिसिटी क्रिएट नहीं होगी, हाइपरटोनिसिटी क्रिएट नहीं होगी, वाटर नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा तो म्यूकस थिक हो जाएगा, वहीं पर जमा हो जाएगा, और जब वो वहीं पर जमा हो जाएगा तो इट विल बी इन्फेक्टेड। जब एयर पास होगी यहां से, लंग में सबसे ज्यादा म्यूकस का रोल है, तो क्या होगा? बैक्टीरिया क्या करेंगे? इन्फेक्शन होगा या सुनो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, और उसके अगेंस्ट में फिर इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, सेलुलर डेब्रीज बनेंगे, डेथ ऑफ सेल्स होंगी, यानी कि बड़ा ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ में आई बात? म्यूकस का थिक होना ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का बेसिक है। अब
यहां तक तो बच्चा रट्टा, एक तो ये मैकेनिज्म याद ही नहीं रहता बच्चों को, उम्मीद है कि आपको याद रहेगा, नोट्स में डायग्राम बनेगी। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसका कॉन्सिक्वेंस जब मैं पूछता हूं बच्चों से, बच्चे कहते हैं सर क्या होगा? लंग में मसला होगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हम म्यूकस की बात कहां कर रहे होते हैं? लंग में। तो इमेजिन करो ब्रोंकियोल्स के अंदर, ब्रोंकस के अंदर, ट्रैकिया के अंदर जो म्यूकस बन रहा है वो इंतहाई थिक होगा, और जब वो थिक होगा तो वो आए दिन इन्फेक्ट हो जाएगा। दो प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, बुखार आएगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और दूसरा कि जो म्यूकस जमा हो रहा है बेटा ये ब्लॉकेज करेगा, ब्रोंकियोल्स को ब्लॉक करेगा, इसको निकालना भी बड़ा मुश्किल होगा। जब ब्लॉक करेगा तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी या नहीं होगी? होगी सर। तो अगर इसका इफेक्ट देखें तो पहला इफेक्ट कहां लिख रहा हूं मैं? इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या लिस्ट अप कर सकते हैं क्या क्या होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में? अगर डिस्क्रिप्टिव में एक्सप्लेन करने बैठोगे फातिमा, क्या क्या पॉइंट लिख सकती है बेटा? सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवेज, फिर डिफिकल्ट। फातिमा तुम हो या मर गई हो? नहीं पर हूँ सर। सर डिफिकल्ट। वैसे ये सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या ये बॉडी पे क्या नजर आता है? अभी बता, अभी अभी फैसला हो जाएगा, अभी बताता हूं आपको। जेनेटिक डिजीज है, आमतौर पे नजर कब आएगी बताता हूं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवेज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है ना, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेशन, अच्छा, लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट क्यों लिखा मैंने? जब रेस्पिरेशन ठीक नहीं होगी, गैसेस एक्सचेंज ठीक नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो कम जाएगी। जब ऑक्सीजन कम जाएगी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एनर्जी प्रोडक्शन कम होगी तो सेल्स की डेथ शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? लेकिन क्या सिर्फ ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करेगा? जवाब है नो। जहां जहां पर म्यूकस का रोल है वहां वहां इन्फेक्ट, वहां वहां मसला होगा। अगला रोल सुनिए, अगला इफेक्ट सुनिए। अब आप बोले इसके अलावा सर कहां पर है? इफेक्ट ऑन पेनक्रियाज। बेटा पेनक्रियाज में आपको ने पढ़ा था ओ लेवल में कि पेनक्रियाज जो जूस बनाते हैं उसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस, ये सुनो। और पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में आता है ना? तो अब मान लें कि ये हमारा पेनक्रियाज था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इससे ये डक्ट आ रही थी। अब इस डक्ट में भी म्यूकस बनता है, फैसिलिटेट करने के लिए क्या बनता है? म्यूकस बनता है। अब इमेजिन कीजिए कि ये जब ब्लॉक हो जाएगा यहां पर म्यूकस थिक करके, तो क्या पेनक्रियाटिक एंजाइम्स पहुंच पाएंगे ड्यूडेनम तक? बोलो भाई। तो मतलब ये डायबिटिक पेशेंट्स को ये होगा ये मसला? डायबिटिक पेशेंट्स को? डायबिटिक पेशेंट को क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि मैं आपसे आगे और एक दो सवाल हैं अभी आप तक अच्छा, एक्सप्लेन करें। तो अब क्या हुआ है? सिस्टिक फाइब्रोसिस क्योंकि जेनेटिक पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, तो यहां पर भी म्यूकस एक्यूमुलेशन होगी, यहां पर भी तो म्यूकस जमा होगा ना, क्योंकि यहां भी म्यूकस थिक बनेगा। अब म्यूकस थिक होने से क्या हो रहा है? एंजाइम जो है वो यहीं के यहीं रह जा रहे हैं। तो इससे पहले क्या हो रहा है? इससे पहला फर्क तो पड़ रहा है कि डाइजेशन इंप्रॉपर हो जाएगी, तो इनडाइजेशन, यस और नो? और जब डाइजेशन Yes. प्रॉपर नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं होगी। समझ में आ रही है? नंबर एक। नंबर दो, नंबर तीन जो सबसे बड़ा मसला है कि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है उसमें क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन। और मेरे बच्चे ट्रिप्सिन क्या है? एक प्रोटीएज है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो जब डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहे हैं लेकिन वहां फंसते जा रहे हैं, तो वो कहां जमा हो रहे होंगे? पेनक्रियाज में। और जब पेनक्रियाज में जमा होंगे तो दे कैन कॉज द, बोलो बेटा, इन लॉन्ग टर्म ऑटोलिसिस ऑफ पेनक्रियाज, यस और नो? पेनक्रियाज को ही डाइजेस्ट कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। समझ रहे हो? जो एक्यूमुलेशन हो रही है उस एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता, बोलो भाई, पेनक्रियाज को ही डाइजेस्ट कर देंगे। और अब जब पेनक्रियाज डाइजेस्ट होगा अब डायबिटीज हो जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम तो पहले ही नहीं है ना, लेकिन जब पेनक्रियाज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप समझ लो कितनी मजेदार डिजीज है। अच्छा, यहीं पर बात खत्म नहीं हो रही है, यहीं पर बात खत्म नहीं हो रही। और अब मर्द हजरात जरा चौकन्ने हो जाएं। इफेक्ट ऑन गोनेड्स,
भाई स्पर्म डक्ट का नाम सुना है? स्पर्म डक्ट में भी म्यूकस है, तो स्पर्म डक्ट भी क्या हो जाएगी? बोलो भाई, ब्लॉक। जब स्पर्म डक्ट ब्लॉक हो जाएगी, स्पर्म बनेगा तो, लेकिन रिलीज नहीं होगा, इम्पोटेंसी हो जाएगी मेल में। ठीक है, फीमेल आप खुश ना हो, क्या होगा याद करो, एग रिलीज होता है तो ओवी डक्ट उसे लेकर आती है, ओवी डक्ट में भी म्यूकस है, तो अल्टीमेटली ब्लॉकेज ऑफ, बोलो यार, Oviduct. ओविडक्ट। ओविडक्ट के ब्लॉकेज से क्या होगा? एग रिलीज तो होगा, लेकिन कभी स्पर्म और एग मिल नहीं पाएंगे। कैसी खूबसूरत कंडीशन। जी हजरत, समझ में आया? अब फातिमा आपके सवालों का इंतजार कर रहा हूँ। सर वो डायबिटीज से रिलेटेड ही था, क्योंकि मुझे यही पता करना था, तो क्योंकि पी मैंने लेते एक सर्जरी देखी थी जिनकी ना स्किन के ऊपर सिस्ट्स आए हुए थे, और उनको, और वो ये बता रहे थे सर्जन के, मतलब ही हैज डायबिटीज एंड ही हैज सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब आपको समझ में आ गया कि डायबिटीज कैसे हो जाएगा इससे? कि क्योंकि डायबिटीज क्यों हो रहा है? डायबिटीज इसलिए हो रहा है कि पेनक्रियाज की जो ऑटोलिसिस हो रही है, पेनक्रियाज में जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हो रहा है, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट होगा? उसकी वजह से इंपैक्ट ये होगा कि पेनक्रियाज का अपना ही स्ट्रक्चर डाइजेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेनक्रियाज खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और पेनक्रिया, इसको कहते हैं पेनक्रियाटिक एट्रोफी। पेनक्रियाज की डेथ हो रही है, पेनक्रियाज छोटा होता चला जाएगा, यहाँ तक के पेनक्रियाज से बनने वाले जो है सब्सटेंस है वो भी कम होते चले जाएंगे, एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इज दैट क्लियर? यस सर। जी ईशा, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अच्छे से समझ में आ गया? जी सर। खैर तुमने तो पहले से समझा हुआ था, तो मेरा तो कोई खास किरदार इसमें नहीं रहा होगा, लेकिन ये कि रिवीजन हो गया होगा आपका। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा सोल्यूशन क्या है? अगेन इसके सोल्यूशन के लिए भी हम क्या कर रहे हैं कि जो CFTR बनाने वाली जीन है, ठीक है ना, वो हमने आइसोलेट कर ली है, और आइसोलेट करके हम उसे जीन थेरेपी से जो है वो दे रहे हैं। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स आर नॉट लॉन्ग लिविंग सेल्स, तो अल्टीमेटली इनके अंदर भी वही मसला है कि जीन थेरेपी एक ही झटके में काम नहीं करेगी, इनको सारी जिंदगी जीन थेरेपी के सेशंस लेने होंगे टू सर्वाइव। समझ में आई बात? यस। ये हो गया जीन थेरेपी का टॉपिक पूरा। कोई सवाल यहां तक? नहीं सर। अगली हेडिंग बनाएंगे जेनेटिक स्क्रीनिंग। जेनेटिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग किसे कहते हैं भाई? एनालिसिस ऑफ person's DNA to find out faulty genes is called genetic screening. क्या कहा मैंने? एनालिसिस ऑफ पर्सन्स DNA to find out faulty genes Faulty gene. is called genetic screening. Am I clear? Yes. भाई क्या नाम है तुम्हारा? बात समझ में आई है क्या फातिमा? जी सर। फातिमा, जी सर। तो किसी बंदे का DNA हमने एनालाइज करना है, तो किस लिए एनालाइज करना है? किस लिए एनालाइज करना है? ताकि उसमें डिफेक्ट फाइंड आउट हो सके, ताकि उसमें डिफेक्ट फाइंड आउट हो सके। इसको हम कहते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग।
किसे कहते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग हजरत? एनालिसिस ऑफ पर्सन्स डीएनए टू फाइंड आउट फॉल्टी जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक स्क्रीनिंग। टॉपिक ऊपर जीन थेरेपी का हमने खत्म कर लिया। समझ में आ गई बात? दोनों डिजीज की दो। अच्छा, जीन थेरेपी में दोनों में मैंने बताया कि सेशंस की जरूरत पड़ती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट सोल्यूशन उस वक्त हो जाएगा जब हम ऐसा वायरस निकाल लें जो जाकर वहीं पर इंसर्ट करे जीन और म्यूटेशन कॉज ना करे। चलो, अब जेनेटिक स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या ख्याल है, जेनेटिक स्क्रीनिंग की कोई इंपॉर्टेंस है? जरा बेटा इंटरेक्ट करोगे तो टॉपिक समझ में आएगा, वरना मैं फिर बस 2 लाइनें बता के खत्म कर दूंगा टॉपिक। तुम लोग इतने बोर कर दोगे इस टॉपिक को। क्या ख्याल है, जरा दिमाग लगाओ कि जेनेटिक स्क्रीनिंग, अगर किसी बंदे का जेनेटिक डाटा हम लोग फाइंड आउट कर लें तो उससे कोई फायदा है? फॉल्टी जीन्स पकड़ में आएंगी, उससे क्या होगा? डिजीज पकड़ में। जी ईशा, सर किसी बच्चे की बर्थ से मतलब पहले उसके डीएनए एनालाइज कर सकते हैं अगर कोई इसमें उसको कोई डिसऑर्डर या समथिंग है? अच्छा, देखिए जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है ना वो 2 मौकों पर की जाती है। एक को हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग, और एक को क्या कहते हैं? पोस्ट इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग। जाहिर है कि फायदा तो बहुत ही वाजे है। क्या वाजे है फायदा? अगर मैं जेनेटिक डिजीज, मुझे फॉल्टी जीन का पता चल गया, मुझे पता चल गया इस फॉल्टी जीन से ये डिजीज हो सकती है, और मैंने उसे वक्त से पहले फाइंड आउट कर लिया, इससे बहुत कुछ हो सकता है, आखिर में बताऊंगा। लेकिन स्क्रीनिंग हम किस किस टाइम पर कर सकते हैं? हम इम्प्लांटेशन से भी पहले। इम्प्लांटेशन समझ रहे हो कि जब जाइगोट जो एम्ब्रियो बनते बनते जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, उससे भी पहले कर सकते हैं स्क्रीनिंग, या इम्प्लांटेशन होगा इसके बाद। पहले प्री इम्प्लांटेशन की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक फैमिली है, ईशा तुम्हारी एग्जांपल ले लूं अगर आप बुरा ना माने तो, या अगर डर लग रहा है तो किसी और की ले लूं, फातिमा की ले लूं, जल्दी बता दो। मर्जी आपकी। फातिमा आपकी एग्जांपल ले लूं जेनेटिक डिजीज के लिए? नहीं सर। आपके केस में तो बेटा हकीकत ही हो जाएगा ना, एग्जांपल कहां होगा? अल्लाह। अच्छा, तो प्री इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग का मतलब है, मान लो कि फातिमा की फैमिली में फातिमा की डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर मिल गया मुझ जैसा फातिमा को, और फातिमा से उसने डिटेल हिस्ट्री ली। ठीक है, रूम में बुलाकर कहा भाई अब तसल्ली से तुम बकवास करो, मैं सुनूंगा। तो फातिमा ने बकवास के दौरान बताया कि भाई इनके खानदान में वो जो इनके मामू का बेटा है ना, वो उसको एक जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई भी हो सकता है। तो मैं चूंकि अच्छा डॉक्टर हूं तो मैं कहूंगा देखो भाई फातिमा, अगर उनको जेनेटिक डिफेक्ट है, इट मींस कि कहीं ना कहीं तुम्हारे खानदान में हो सकता है कि फॉल्टी एलील चल रही हो। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंदर एक्सप्रेस नहीं तुम्हारे बच्चे में हो जाए। तो ऐसा है कि जब आप शादीशुदा हो जाएं तो आइएगा दोबारा। फातिमा ने कहा जी जी ठीक है सर, हम आएंगे। जनाब फातिमा जनाब उसके बाद जब फातिमा शादीशुदा हो गई तो फातिमा ने कहा कि भाई आपने कहा था मुझे 10 साल पहले कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो मुझसे आके मिलना। तो सर आप बताएं क्यों बुलाया आप? तो मैं बोलूंगा बॉन बिस्ट्रो का बर्गर खाने बुलाया था। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई क्योंकि तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री में एक केस भी हमें अगर पॉजिटिव मिल गया है तो बेटर है कि हम तुम्हारी जेनेटिक स्क्रीनिंग करा लें। तो तुम्हारी नहीं, सॉरी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी बेबी की। तो हम अब प्री इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग कैसे करते हैं कि हम फातिमा को या किसी भी लेडी को हम उसकी ओवरी से उसका ओवम निकालेंगे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में। अल्ट्रासाउंड आईवीएफ का प्रोसीजर। आईवीएफ का प्रोसीजर कैसे होता है अब यहीं पर बता भी दूं। आईवीएफ सुना होगा ना आपने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्या होता है? फीमेल को, हम यही बता दूं, आगे आएगा ये, वहां आता है, क्या नाम है इसका, बायोडाइवर्सिटी में, वहां नहीं बताऊंगा, अभी सुन लो। आईवीएफ का प्रोसीजर कैसे होता है? मान ले एक फीमेल है, अब ये एक अलग बहस है कि आईवीएफ कब चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी बता रहे हैं कि आईवीएफ होता कैसे। तो अब फीमेल जो है जिनका आईवीएफ करना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली आपको मालूम है हर फीमेल की हर साइकिल में ओव्यूलेशन होती है। तो हम क्या करेंगे, हार्मोनल थेरेपी से इनकी ओव्यूलेशन को रोक देंगे, ओव्यूलेशन को रोक देंगे, और हार्मोन देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, इनके एग्स को, फॉलिकल्स को मैच्योर कराएंगे विदाउट ओव्यूलेशन।
यानी हम क्या करते हैं कि फीमेल को हार्मोनल थेरेपी के जरिए उसकी ओव्यूलेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और फिर दूसरी हार्मोनल थेरेपी के जरिए उसके फॉलिकल को मैच्योर होने देते हैं और करीब 8 हफ्ते के बाद हम सुपर ओव्यूलेशन कराते हैं। सुपर ओव्यूलेशन क्या कि एक ही वक्त में कई एग रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि हमने जाहिर एग को निकालना है, तो अगर एक ही एग होगा हो सकता है हम सही से निकाल ना पाए, या निकाल लिया तो हो सकता है कि जब हम उसको लैब में उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो वो सेल कार्य वो करामत साबित ना हो, जाया हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक वक्त में कई एग्स निकालने के लिए फीमेल को हार्मोनल थेरेपी से पहले उसकी ओव्यूलेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसके बाद फिर उसको हार्मोनल थेरेपी पे रख के सुपर ओव्यूलेशन कराते हैं। जब सुपर ओव्यूलेशन होती है तो अब अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में कैथेटर के थ्रू ओवरी से एग, एक बड़ा सेल होता है वो अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है, ठीक है ना, तो उस एग को निकाल लेते हैं। एग को अब मान लें कि 4-5 एग हमने निकाल लिए ओवरी से। अब जो डियर हस्बैंड होंगे इनकी, ठीक है, उम्मीद है कि हम मुसलमान हैं तो डियर हस्बैंड, वरना आईवीएफ असल में तो इस्तेमाल हो रहा है किसी का बायोलॉजिकल फादर का नाम सुना ना आपने कि भाई कहीं का भी उठा लो, खैर वो वाला केस नहीं है, यहाँ हम नॉर्मल डिजीज वाली बात पे रहते हैं। तो जो हस्बैंड साहब होंगे उनका स्पर्म सैंपल लेंगे और लैब में उनको कल्चर कराएंगे। लैब में जब वो कल्चर होगा तो जरूरी नहीं को हर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए, तो इसीलिए हमने ज्यादा सैंपल निकालें, क्योंकि स्पर्म की तो भरमार होती है, एग का मसला है। तो इसलिए जो सैंपल कामयाब हो गया फर्टिलाइजेशन में उसको हम लैब में कल्चर करने देंगे, उसको 2 सेल स्टेज पे जाएगा, फिर वो 4 सेल स्टेज पे जाएगा, फिर वो 8 सेल स्टेज पे जाएगा। जब वो 8 सेल स्टेज तक आ जाएगा ना, अब चूंकि ये तो अब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सेल को अब हम क्या करेंगे, इस 8 सेल स्टेज में से एक सेल निकाल लेंगे। नोट्स में डायग्राम भी बनी हुई है, इसमें से क्या करेंगे, एक सेल निकाल लेंगे और निकाल कर उसकी जीनोटाइपिंग करेंगे, उसकी कैरियोटाइपिंग करेंगे और उसकी जेनेटिक स्क्रीनिंग करेंगे और उसकी पूरी जेनेटिक सीक्वेंस को स्टडी करेंगे और ढूंढेंगे उस फॉल्टी एलील को जो कि है नहीं। अगर एलील प्रेजेंट है फॉल्टी और उस फॉल्टी एलील से ऐसा फॉल्ट पैदा होता है जो आगे जाके लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, तो हम इस एम्ब्रियो को जाया कर देंगे, इस एम्ब्रियो को क्या कर देंगे, जाया कर देंगे। और अगर जो डिजीज है वो मान लो डिजीज है, लेकिन वो जो डिजीज है वो ऐसी है जिसके साथ लाइफ गुजारी जा सकती है, तो फिर मेडिकली अलाउड नहीं है कि आप उसे जाया कर दें, लीगली अलाउड नहीं है कि उसे जाया कर दें। और अगर ठीक है तब तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है कि उसे जाया कर दें, समझ में आई। तो अगर ठीक है, लेट्स सपोज उसकी जेनेटिक स्क्रीन में ठीक आ गया वो एम्ब्रियो, समझ में आई बात, तो अब उसे फीमेल में इम्प्लांट कर देंगे। अब उसे फीमेल में क्या कर देंगे, अब वो नॉर्मल तरीके से ग्रो करेगा, नॉर्मल तरीके से बर्थ होगी उसकी, तो इसे कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग। समझ में आई बात। तो इससे क्या हुआ, आपने पहले ही अंदाजा कर लिया कि भाई आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो विद डिफेक्ट होगा या विदाउट डिफेक्ट होगा, और वो डिफेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग होगा या नहीं होगा, कोई मसला। पोस्ट इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस स्क्रीनिंग क्या है, समझ में आया या नहीं समझ में आया फातिमा? आगे सर। और तुम्हें ईशा नहीं आ रहा समझ में, पैटर्न नहीं बन रहा, कंफ्यूजिंग, या नहीं मैं नहीं सर, समझ में आ गया। नहीं गलत बता रहा हूं मैं, नहीं गलत बता रहा हूं। नहीं सर। अब पोस्ट इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग क्या है, पोस्ट इम्प्लांटेशन का मतलब है इम्प्लांटेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए उसके बाद। तो अब इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर आपने मेथड पढ़े, मान लें कि फातिमा मेरे पास देर से आई, फातिमा आई तो मैंने कहा अच्छा यार तुम्हारी स्क्रीनिंग करनी है, तो फातिमा कहेगी सर अभी कैसे करेंगे, अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मिठाई साथ लेकर आई। फातिमा कहेंगी कि भाई ये सर मुंह मीठा करें, आप जो है ना वो मामू बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या कहेंगे, ओहो तो लेट हो गया, अब प्री इम्प्लांटेशन तो नहीं हो सकती, इम्प्लांटेशन तो हो चुकी होगी। तो अब हम फातिमा से कहेंगे, फातिमा के हस्बैंड को बुला के कंसेंट लेंगे कि भाई चूंकि आपका मसले मसाइल पीछे चलते आ रहे हैं तो हम करना चाह रहे हैं स्क्रीनिंग। अब क्या करेंगे, पोस्ट इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग के लिए आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ था, या तो हम कोरियोनिक, क्या होता है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, सुना है ओ लेवल में पढ़ा था ये, या फिर एमनियोसेंटेसिस, को याद था, नहीं याद है, नहीं याद है, क्या बच्चे पल्ले पड़ गए, मुझे इनको कुछ याद ही नहीं है यार। देखो भाई ये बेबी जिसमें ग्रो कर रहा होता है जिस सैक में, उसे हम एमनियोटिक सैक कहते हैं। मान लो ये बेबी है, ठीक है जी, ये बेबी है, इसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है ये कहलाता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और ये फ्लूइड बच्चे की बॉडी से ड्राइव होता है,
इस फ्लूइड में बच्चे की बॉडी के सेल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह ये जो एमनियन है ये भी बच्चे की बॉडी से ड्राइव होती है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं, कोरियन, कोरियोनिक विलस, विलाय, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये भी बच्चे की बॉडी से ड्राइव होती है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इम्प्लांटेशन हो चुकी है तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में थोड़ा सा इस लिक्विड का क्या ले लेते हैं, सैंपल, और उसमें सेल आ जाते हैं, उन सेल की जेनेटिक स्क्रीनिंग कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। या हम क्या करते हैं, कोरियोनिक विलस का थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं, और चूंकि ये भी बच्चे का टिश्यू है तो इसकी जेनेटिक स्क्रीनिंग करके अंदाजा लगा लेते हैं कि कोई जेनेटिक डिजीज है या, बोलो भाई, नहीं है। लेकिन पोस्ट इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? सबसे बड़ा रिस्क होता है मिसकैरेज का। सबसे बड़ा रिस्क किसका होता है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पोस्ट इम्प्लांटेशन में मिसकैरेज का क्यों है कि चाहे आप एमनियन को रप्चर करने वाले हैं या कोरियन को छेड़ने वाले हैं, क्वाइट पॉसिबल कि कोरियन को छेड़े वो डिटैच हो जाए मां की बॉडी से, मिसकैरेज हो जाएगा। एमनियन को छेड़े आप एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, गलती से सुराख इतना बड़ा हो जाए कि फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाए, तब भी क्या होगा, मिसकैरेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए प्री इम्प्लांटेशन ज्यादा सेफ है, पोस्ट इम्प्लांटेशन रिस्की होता है। लेकिन बहरहाल हमेशा रिस्क जरूरी है, क्योंकि देखो ना, आपने सैंपल निकाल के एनालाइज किया तो पता चला फॉल्टी जीन है, तो आप उसको जाया करने वाले थे, चलो तब तो ठीक था। पता चला फॉल्टी जीन नहीं है, इस बच्चे में नहीं आई है, या आई है तो वो डिफेक्ट नहीं है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, तो अब क्या होगा, पता चला आप जब तक ये प्लान ही करते हो, पता चला एमनियोटिक फ्लूइड इतना कम हो गया है, एएफआई इतना कम हो गया है, बच्चे की डेथ हो गई। इतना आप समझ रहे नहीं समझ रहे? कोशिश कर रहा हूं पैटर्न बना के समझाऊं, क्लियर है? तो यहाँ पर आईवीएफ का प्रोसीजर बता दिया, यहाँ पोस्ट इम्प्लांटेशन विद इट्स रिस्क। अब आ गया एक सवाल आता है एग्जाम में, जो ईशा को तो पता ही होगा, बरका 1 और बरका 2 के बारे में। जी ईशा बताएंगी मुझे बरका 1 और बरका 2 क्या है? सर प्लीज मत पूछे यार ये अजीब, यार तुम एक काम करो, तुम रोड पे इतनी गाड़ियां हैं, किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ, जाओ जाओ। सर दिल तो यही चाह रहा है। दिल की सुनो, जाओ किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ, ठीक है? अगर तुम कराची में होती ना तो मैं तुम्हें कहता मैंने अपनी गाड़ी में पीछे बैक मिरर काला करा लिया है, तो पीछे का नजर नहीं आ रहा मुझे, मैं कहता जब मैं गाड़ी रिवर्स करूंगा तुम पीछे लेट जाना, बाखुदा मैं पीछे तुम्हें गाड़ी चढ़ा देता और मेक श्योर करता रिवर्स और फॉरवर्ड करके कि कीमा निकल जाए तुम्हारा। अबे भाई मुझसे नहीं पूछे, मुझसे ये देखो, ठीक इतने ढीठ होगा, ठीक है भाई, कैसे ठीक है? बरका 1 बरका 2 नहीं सुना तुमने? सर सुना है, लेकिन अगर मुझे स्कूल में इतना अच्छा समझ में आता तो फिर मैं ट्यूशन क्यों लेती? ये एक अच्छा बात, स्कूल में अगर अच्छा समझ में आता है सर मैं ट्यूशन क्यों ले लूं। अच्छा भाई मीटिंग खत्म हो रही है, दोबारा रिज्वाइन करते हैं, शुरू करते हैं।